Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे numerical based on magnetic field due to current carrying circular coil at center and at axial point. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल से। तो बच्चे ये थोड़ा लाइट सा न्यूमेरिकल रखा है आपके लिए वार्म अप होने के लिए, तो इजी न्यूमेरिकल जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 4 centimeter carries current of 0.5 एम्पीयर। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आपके पास जो कॉइल है उसमें कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है टोटल। तो 100 टर्न्स है तो n की वैल्यू 100 आ गई। ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। कितना करंट कैरी कर रहे हैं, 0.4 एम्पीयर। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सबसे पहले आपने सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर के लिए यू नो द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई बाय 2r। ये होता है ना फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई बाय 2r। तो वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। एन कितना है आपका 100, आई कितना है आपका 0.4, 2 इंटू आर की बात करें तो आर कितना है 4 इंटू 10⁻⁻²। अब कटिंग कर दो, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये बन गया 0.2। ठीक है, 10⁻⁻² ऊपर -7 है तो कितनी आ जाएगी -5, ये कैंसिल हो जाएगी। साथ में 100 इंटू 0.2 का 10 मैंने नीचे खींच दिया, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया, साथ में ये पाई भी था, सॉरी, तो पाई भी लिख देते हैं इसके साथ। तो कितना आंसर आ गया, 2 पाई इंटू 10⁻⁻5, ये बचा 10⁻1 तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट उसने पूछा है आपको एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। तो अब आपके कॉइल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ आपका बच्चों, दिस इज योर एक्सियल पॉइंट बच्चों, है ना। सेंटर से जो ये लाइन होती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, और इस पे ये पॉइंट पड़ा है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, एक्सियल पॉइंट वाला। तो क्या था वो फॉर्मूला, सो बी एक्सियल इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे ए क्या होता था, ए होता था कॉइल का रेडियस, जिसमें हम ये वैल्यू फिल करेंगे 4 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में आर होता है रेडियस, उस फॉर्मूले में हमने ए लिया था रेडियस को। तो ए की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻²। और डी क्या होता है, डी होता है पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस। तो डी आ गया आपका सेंटीमीटर में है 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है, तो म्यू नॉट की जगह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की जगह 100, आई की जगह आपका आ गया 0.4, ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, नीचे 2, फिर ए का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, देन प्लस डी का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ऊपर पावर 3/2। इज इट क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करनी शुरू करो यहाँ पे। तो 4 पाई इंटू -7 प्लस 2 तो -5 इंटू 0.4 इंटू 4 4 16 एंड 10⁻⁻, कितना हो गया -4, नीचे 2, यहाँ पे 4 4 16 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3 3 9 इंटू 10⁻⁻4, 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 के साथ ये गया कैंसिल हो गया, तो 2 8 16, 8 4 32। ठीक है, 32 पाई इंटू 10⁻⁻5 एंड -4 इज -9, साथ में ये 0.4। नीचे देखो अब 16 और 9 दोनों की जो 10⁻⁻ साथ में लगी है वो -4 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि जब पावर सेम हो तो ऐड हो जाते हैं। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा नीचे 25, तो 25 इंटू 10⁻⁻4 की होल पावर कितनी हो गई 3/2। ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो 32 पाई इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4, डेसिमल हटा 10 नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे,
अब देखो साथ में नीचे 25 इंटू 10 की पावर -4 की होल पावर 3/2 है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि पावर 3/2 है तो मुझे अंदर वाली टर्म को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा सो दैट ये नीचे वाली 2 पावर्स के साथ कैंसिल हो जाए। तो कैसे लिखूंगा मैं? देखो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर लिख दूं और ऊपर पावर कितनी आ गई? 3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो अब आ गया 32 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -9 इंटू 4। 10 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 10 रेज टू पावर -2 का जो क्यूब होगा तो कितना आ जाएगा? -6। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो। यहाँ पे जाएगा आपका 4 2 8, 4 3 12 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -9, नीचे 125, ये -6 और 1 कितना हो गया? -5। ये कैंसिल हो जाएंगी पावर, तो 128 पाई बाय 125 इंटू कितनी पावर आ गई ऊपर? 10 रेज टू पावर -4। इसको आप बच्चे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा और यूनिट्स होंगे टेस्ला। इसको फर्दर सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो ये तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, आपने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू को पुट करनी थी। अब बढ़ते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ। Look at this question बच्चों, a long wire is bent into circular coil of 1 turn। तो आपके पास एक लॉन्ग वायर है जिसको आपने बेंड करके एक सर्कुलर कॉइल बना दी 1 टर्न की सिर्फ, एंड देन इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग n टर्न्स। फिर आपने उसी वायर को छोटे छोटे सर्कुलर कॉइल्स में बना दिया जिसके कितने टर्न्स थे? n टर्न्स थे। पहले एक सिंगल टर्न बनाया उससे तो बड़ा बना होगा, जब उसके बाद उसके n टर्न्स बनाया तो उसका रेडियस क्या हो गया? छोटा हो गया। If same current passes in both cases, find the ratio of magnetic field produced at center। तो अगर सेम ही करंट फ्लो कर रहा है दोनों केसेस में तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो बतानी है सेंटर पे। अब देखो, एक बार सिंगल टर्न की कॉइल बनी और एक बार आपके पास जो कॉइल बनी उसमें कितने टर्न थे? इसमें n टर्न्स थे और इसमें आपके सिंगल टर्न थे। तो मान लो इसका रेडियस है आपका r और इसका रेडियस है आपका r डैश। सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों केसेस में, इसमें एक टर्न है इसमें n टर्न्स है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी सेंटर पे? म्यू नॉट, टर्न एक ही है तो म्यू नॉट आई बाय 2r। और अगर मैं बात करूं इस केस की तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं b डैश लिख देता हूं, वो कितना होगा? म्यू नॉट कितने टर्न्स? n i बाय 2r डैश। अब रेशियो पूछिए, देखो म्यू नॉट i और 2 तो दोनों में सेम है पर आपको इन दोनों का रेडियस नहीं पता। अब बिना रेडियस के हम कैसे रेशियो निकाल सकेंगे? तो पहला स्टेप है कि आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। अब रेडियस के लिए काम आएगी वायर की लेंथ। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट L बी द लेंथ ऑफ वायर जिससे आपने इन कॉइल को बनाया। तो अब देखो, पहले केस में उस पूरी लेंथ से आपने क्या बना दिया? सर्कुलर लूप बना दिया। तो पहले केस में मैं ये लिखूंगा कि इस सर्कुलर लूप का जो सरकमफ्रांस होगा वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ वायर L, क्योंकि उस वायर से तो इस सर्कल की बाउंड्री बनी है, तो इस सर्कल की बाउंड्री की लेंथ जिसे सरकमफ्रांस बोलते हैं वो किसके इक्वल होगा? L के। अब सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू रेडियस। तो यहां से r कितना आ गया? L बाय 2 पाई। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे बात करें तो इस केस में बच्चों कितने टर्न्स बने उस वायर से? n टर्न्स बने। तो n टर्न्स का जो सरकमफ्रांस होगा, एक टर्न का नहीं, n टर्न्स का जो सरकमफ्रांस होगा वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ वायर। तो एक का नहीं निकालेंगे, यहाँ पे n टर्न्स का निकालेंगे क्योंकि उस वायर से n टर्न्स बने, इसलिए मैंने इस केस में n के साथ मल्टीप्लाई किया। तो सरकमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल टर्न का तो 2 पाई r डैश, साथ में n मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से r डैश कितना आ गया? L बाय 2 पाई n। नाउ यू हैव r एज वेल एज r डैश। अब कर दो रेशो, तो b बाय b डैश म्यू नॉट i बाय 2r डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n i बाय 2r डैश। म्यू नॉट i से म्यू नॉट i कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा? ये ऊपर चला जाएगा तो r डैश ऊपर चला गया, r और n ये आपका नीचे रह गया। इज इट क्लियर बच्चों? अब r डैश और r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। r डैश आया आपका L बाय 2 पाई n, ये n साथ में था, और ये r की वैल्यू कितनी आई? L बाय 2 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया? 1 बाय n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो आपकी n टर्न्स वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल टर्न वाली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां से b डैश की वैल्यू कितनी आई?
n स्क्वायर b। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो एक सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितनी है वो 0.5 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप। सेम लूप के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो अब आपने एक्सियल पे जो है, या बोलूं मैं एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो बच्चों, फॉर्मूला तो आपको पता है कि एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन आ जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो एन नहीं लिखते। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। यहां ए क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप न्यूमेरिकल में इसको आर लिख सकते हो, सो दैट कि आर माइंड में स्ट्राइक कर जाता है ना रेडियस का, तो आप फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको एक्सिस के फॉर्मूले के लिए बच्चों आई चाहिए, और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आई नहीं गिवन। आपको रेडियस गिवन है, कितना रेडियस दिया उसने, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो वो गिवन है आर इज 12 सेंटीमीटर विच इज 12 into 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि मीटर में चाहिए हमें। और आपको क्वेश्चन में डी भी गिवन है, कितना डी गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10⁻⁻² मीटर। बात तो आई की, आई तो गिवन। अब जब आई नहीं गिवन तो कैसे निकालूं एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए आपको उसने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो आप सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके आई निकाल सकते हो। पर मैं आपको उससे भी इजी सिखाऊंगा, मैं आई नहीं निकालूंगा, मैं रेशो कर दूंगा इन दोनों की। देखो कैसे। अब सेंटर का फॉर्मूला क्या था, बी सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r, ये था फॉर्मूला। इन दोनों की कर दो रेशो, तो अगर मैं बी एक्सिस बाय बी सेंटर की रेशो कर दूं, तो देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई बाय 2r, ये चीज आएगी। ये म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये r ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया आर क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो आपके पास बी सेंटर है, बिल्कुल है, आर है यस, डी है यस, तो आप बी एक्सिस निकाल सकते हो आराम से। तो आई गायब हो गया ना, इवन म्यू नॉट भी उड़ा दिया मैंने, नहीं तो उसकी भी वैल्यू फिल करनी पड़ती। तो जब भी आपको एक गिवन है, या एक्सिस का गिवन है, या सेंटर की वैल्यू गिवन है, दूसरी पूछी है, तो आप रेशो से ही निकालोगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप फटाफट वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे बी एक्सिस किसके इक्वल आ गया, आर क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू बी सेंटर। आर कितना है आपका, आर इज 12, तो 12 का आ जाएगा क्यूब, साथ में 10⁻⁻² भी है, तो इसका आ गया आपका क्यूब। नीचे 12 का स्क्वायर, 12 के साथ 10⁻⁻² भी लेनी है, तो 12 into 10⁻⁻² का स्क्वायर प्लस 5 into 10⁻⁻² का स्क्वायर और होल की पावर 3/2 इंटू सेंटर की कितनी वैल्यू दी है 0.5 into 10⁻⁻4। कैलकुलेटिव पार्ट इन क्वेश्चंस में थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो 12 का क्यूब करोगे आप, तो 12 into 12 into 12 भी लिख देते हैं, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6। नीचे 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, साथ में 10 की पावर -2, तो -4 हो जाएगी, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और साथ में -2 पावर थे तो वो -4, ऊपर 3/2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁴ हो गया आपका -4। ठीक है बच्चों, अब 12 इंटू 12 इंटू 12 ऐसे ही रहने देते हैं, अभी साथ में ये आ गया 0.5, ये पावर बन गई आपकी -6 और -4 -10। नीचे अब 144 और 25 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साथ 10 की पावर -4 सेम ही है, तो 144 प्लस 25 हो गया 169 इंटू 10 की पावर -4, ऊपर आ गया 3/2। इनको अभी भी ऐसे रहने देते हैं, क्या पता आगे जाके कटिंग हो जाए, कुछ इजी हो जाए काम। ये चीज बन गई, और नीचे आपके पास अब देखो फिर पावर 3/2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अंदर वाली टर्म को स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो साथ में 10 की पावर -4 थे तो -2, तो इसका स्क्वायर और होल की पावर 3/2, ये कैंसिल। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10
डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, -2 इंटू 3 -6। अब 12/13 का हो गया आपका होल क्यूब, तो ये 5 का नीचे पावर आ जाएगी 10, ये -6 और ये -10 हो गया आपका -4, ये 1 था, 10 की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो ये बन गया -1 यहाँ पे, और होल पावर कितनी आ गई -5। अब बच्चों आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, मैं नहीं करने वाला क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। मेरा मकसद है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, this is most important question। आपको बोर्ड्स में काफी बार ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे आपके पास दो लूप्स हैं, सर्कुलर लूप, कोएक्सियल लूप है। कोएक्सियल का मतलब दोनों की जो एक्सिस है वो सेम है, मतलब दोनों में से सेम ही लाइन सेंटर में से निकलेगी, ठीक है। तो दोनों कोएक्सियल है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आपका 1 एम्पेयर इस तरह, आगे से पीछे की तरफ। ये जो होता है ना बच्चों, जो ये आगे बना होता है, ये आपका फ्रंट वाला पोर्शन होता है इस तरह, और जो ये पीछे बना होता है ये आपका बैक वाला पोर्शन होता है। इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल ऐसे नहीं पड़ी हुई, ये सर्कुलर कॉइल ऐसे पड़ी हुई है, जिसका फ्रंट पोर्शन ये वाला होता है और जिसका बैक पोर्शन ये वाला होता है, ठीक है। तो इसमें करंट जो है इस तरह फ्लो कर रहा है, आगे से पीछे की तरफ। कितना करंट, 1 एम्पेयर। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप L2। तो बताओ इस लूप L2 में कितना करंट फ्लो करे और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, सो दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बी 0, ताकि O पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो वो कितनी हो, 0। इसका मतलब इस लूप की O पे मैग्नेटिक फील्ड और इस लूप की O पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो इक्वल हो और दूसरे दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तभी कैंसिल आउट होके आंसर 0 आएगा। तो कंडीशन क्या है, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, सो दैट वहां पे नेट कितना आ जाए, 0। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑपोजिट होने के लिए यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब आपको पता है कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए वी हैव राइट हैंड थंब रूल। यहां पे फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले लूप की, तो इसमें जो करंट है देखो बच्चों, आगे से पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है ना, आगे से पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी O पॉइंट पे, तो O पॉइंट पे मेरा थंब जो है बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब फर्स्ट लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे बच्चों, वो कहां होनी चाहिए, इस तरफ, है ना। अब दूसरी लूप की मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप चाहते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां 0 हो, तो दूसरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर रखोगे, उस तरफ रखोगे या मेरी तरफ रखोगे, ऑब्वियस है मेरी तरफ रखोगे, तभी तो नेट फील्ड 0 आएगी ना, तभी कैंसिल आउट करेंगे वो। तो हम चाहते हैं कि B2 की डायरेक्शन इधर इस तरफ। अब अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑपोजिट चाहते हो तो करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट कर दो। यहां पीछे से आगे आ रहा था तो यहां आगे से पीछे जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। अब आप ये भी चाहते हो बच्चों कि इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो, सेम, तभी यहां पे कैंसिल आउट होके आंसर 0 आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब आप कर दोगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। जब आप दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करोगे, वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं, फॉर्मूला लगाओ म्यू नॉट I1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, एक ही टर्न है, तो म्यू नॉट I1, साथ में आएगा रेडियस, तो रेडियस R1 का स्क्वायर बाय 2 R1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I2 R2 का स्क्वायर 2R2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से म्यू नॉट कैंसिल, 2 कैंसिल, बाकी वैल्यूज फिल करते हैं। I1 कितना है आपका 1, R1 कितना है बच्चों आपका, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने दो मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट किया। यहाँ पे आपने निकालना तो I2 है, तो करंट तो इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर निकलेगा, वहां तो डिस्टेंस आता ही नहीं, और दोनों तरफ डिस्टेंसेस की टर्म है, तो दोनों डिस्टेंसेस को सेम यूनिट में ले लो, आपका काम चल जाएगा। तो दोनों ही सेंटीमीटर्स में ले लेना, दोनों तरफ डिस्टेंस, काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप चेंज नहीं करूंगा। R1 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, नीचे R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, D1 क्या होगा, यहां से पॉइंट O का डिस्टेंस मतलब 4 का स्क्वायर की होल पावर कितनी आ गई 3/2। यहाँ पे I2, R2 कितना है आपका, सेकंड का रेडियस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
नीचे 4 का स्क्वायर प्लस d2 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है बिल्कुल सेम है। इजी कर दिया क्वेश्चन इन्होंने, है ना, कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा और i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9/16 एम्पीयर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है। कंसेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर क्या हो सेम। एक कॉइल X है और एक कॉइल Y है। डाटा आपको दिया हुआ है। कॉइल X का डाटा क्या है कि इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है इसमें, और करंट जो फ्लो कर रहा है 16 एम्पेयर इस डायरेक्शन में ऐसे। और वही बात करें कॉइल Y की, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 25 और करंट फ्लो कर रहा है 18 एम्पेयर इन दिस डायरेक्शन। आपने बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल्स की होंगी, X की भी होगी और Y की भी होगी। तो हमें नेट निकालने के लिए पहले सिंगल सिंगल की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी और उसके अकॉर्डिंग नेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम X कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की। तो सेंटर का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, म्यू नॉट Ni/2r। तो म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n की जगह आपका आ गया 20, I की जगह आ जाएगा 16, नीचे 2 इंटू R आपका देखो सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट कर दो मीटर में, 10⁻⁻², तो 16 इंटू 10⁻⁻², ये 16 से ये 16 कैंसिल, ये 10 आ गया, -2 और -7 तो कितना बच गया -5, तो कितना ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आ गई X की मैग्नेटिक फील्ड। वही बात करें अगर Y की, तो Y के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट Ni/2r, यहाँ पे आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n है आपका 25, I है 18, 2 इंटू R को चेंज करोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2, ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद कटिंग कर दो, तो ये 2 9 18 हो गया आपके पास, ये यहाँ पे गया तो 5 पावर, तो 4 पाई इंटू 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5 नीचे आ गया आपका 10। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 5 5 25, 5 2 10, ये 2 2 4, तो 5 2 10, 9 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपकी वैल्यू आ गई By। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको दोनों की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी सेंटर पे, तो उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो राइट हैंड थंब रूल अगर X कॉइल पे लगाऊं तो आपकी फिंगर ऐसे जा रही है और थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो X की मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और आउटवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट। वही बात करें अगर हम बच्चे Y कॉइल की, तो Y में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरह, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस। तो एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो नेट कैसे निकलेगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए आप दोनों को कर दोगे माइनस, क्योंकि एक अंदर और एक क्या है बाहर, बड़ा कौन है By, तो By में से Bx माइनस कर दोगे, तो 9 पाई माइनस 4 पाई आराम से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की पावर क्या है 10⁻⁻4। ठीक है, जब पावर सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और रही बात डायरेक्शन की, तो बड़ा कौन है, Y वाला बड़ा है, तो उसी की साइड पे ही नेट फील्ड की डायरेक्शन जाएगी, तो नेट फील्ड जो है वो Y की डायरेक्शन में होगी, मतलब इनवर्ड। अब बच्चों यहाँ पे मैंने बड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन किया, मैंने यहाँ पे देखो 10 की पावर को -4 ही रखा, क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है सब्ट्रैक्शन होनी है, तो थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। और ये स्मार्टली काम तभी होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, जब आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन में लास्ट में करना है ऐसे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन को करवाया है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। यहाँ पे आपकी 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स का मतलब क्या है कि दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम। तो 2 आइडेंटिकल कॉइल्स यहाँ पे एक P और एक Q केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, परपेंडिकुलर प्लेन्स में पड़े हैं। परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब क्या है, अगर एक ऐसे पड़ी है इस तरह, तो दूसरी ऐसे पड़ी है इस तरह, एक वर्टिकल प्लेन में पड़ी है ऐसे,
और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है इस तरह, ठीक है। और दोनों का सेंटर क्या है, सेम कंसेंट्रिक है। एक वर्टिकल प्लेन में पड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा है, और कुछ नहीं, मतलब एक आपका ऐसे पड़ा है और एक ऐसे पड़ा है, और दोनों का सेंटर क्या है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि इस ओ पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। पिछला बिल्कुल सिंपल था, दोनों ही सीधी सीधी पड़ी थी इस तरह, इसमें हमने एक आपको ऐसे कर दी, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए अगेन आपके पास फॉर्मूला है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। बस आपने सेंटर पे निकालने के लिए डायरेक्शन देखनी होती है दोनों की, उसके अकॉर्डिंग नेट निकाल देते हो। अब सबसे पहले आप पी की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट, एक ही टर्न है, आई बाय 2, सब कुछ सेम आइडेंटिकल बोल रहे हैं तो रेडियस आर। करंट भी दोनों में आपको क्वेश्चन में गिवन है ये चीज कि सेम है। अगर सेम नहीं होता बच्चों तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी होती है तो वो पुट कर देते हैं। अगर डाटा दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता ना तो आप फॉर्मूले में बस वैल्यूज को पुट करते और कुछ नहीं करते, पर यहाँ पे क्योंकि सेम है तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ऐसी अगर मैं बात करूं आपकी क्यू वाली कॉइल की तो वो भी क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, क्योंकि रेडियस भी सेम है और करंट भी क्या फ्लो कर रहा है, सेम। अब डायरेक्शन की बात करें तो जो आपकी बच्चे पी कॉइल है, पी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे कैसे होगी, वो इस तरह बढ़ी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो उसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं देखोगे अब आप, वो आपकी कॉइल ऐसे पड़ी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह, तो आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए ऐसे फिंगर्स को कर्ल करोगे इस तरह। तो ये जो आपका थंब है किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ। मतलब पी की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे वो ऊपर की तरफ ऐसे है, तो बीपी आपकी ऊपर की तरफ है। वही बात करें बच्चों क्यू वाली की, तो क्यू वाले में देखो पीछे से आगे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है ना, ये आगे वाला है ये पीछे वाला है, ये ऐसे बढ़ा हुआ है, तो पीछे से आगे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब पीछे से आगे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब आपका बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, दिस एंड दिस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरफ, तो मतलब क्यू वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। तो ये बीपी ये बी क्यू, अब ये दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला जो सर्कल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, वर्टिकल वाला जो सर्कल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने सेंटर पे निकालनी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, उसके लिए क्या करोगे आप, इन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर मतलब बीपी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90 जीरो होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्या बचा आपके पास बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है ना, बीपी और बी क्यू दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स बीपी का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम है, 2 रूट के अंदर आ जाएगा और बीपी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अकेला बीपी, तो आंसर कितना आ गया, √2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये चीज आ गई बच्चों। अब आपने डायरेक्शन भी बतानी है इसकी, तो डायरेक्शन आपको बताया कि वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन बीच में कहीं होती है, तो यहां पे होगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली। इसका एंगल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर यहां पे मैं बोलूं कि ये एंगल बीटा है तो tan बीटा निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बन जाता है बीपी और बेस बन जाता है आपका बी क्यू। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे, जब आप वैल्यूज को पुट करोगे दोनों सेम आंसर 1 आ जाएगा, तो बीटा कितना आ गया 45 डिग्री। और वैसे भी आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे बीपी और बीक्यू दोनों की वैल्यू सेम थी, दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके गया कितने एंगल पे, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, अगेन यू हैव आइडेंटिकल कॉइल्स। यहाँ पे अब एक कॉइल इस तरह पड़ी हुई है ऐसे, और एक कॉइल यहाँ पे पड़ी है ऐसे हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में पड़ी इस तरह, एक हॉरिजॉन्टल में पड़ी इस तरह, सच दैट दोनों की जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। अब बीच में नहीं पड़ी हुई, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों की एक्सिस परपेंडिकुलर है, और आपसे यही पूछा गया है कि बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो सेम वैसे ही करोगे, तो ये जो ओ पॉइंट है अब इन दोनों कॉइल्स के लिए कौन सा पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट होगा ना, एक्सिस पे पड़ा है उसके, तो ये एक्सियल पॉइंट की तरह काम करेगा यहाँ पे।
तो फॉर्मूला अब एक्सियल पॉइंट का लगेगा। डिस्टेंसेस आपको दोनों में एक्स एक्स दिया, रेडियस आपको आर आर दिया है, तो इजी हो गया क्वेश्चन। अगर कुछ और दिया जाता तो आपको फॉर्मुलेस में वही वैल्यू फिल करनी पड़ती, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब सेम दो या अलग दो, वैल्यूज तो पुट करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉइल की। तो कॉइल 1 की मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ओ पॉइंट पे निकालें तो कैसे निकलेगी, म्यू नॉट। करंट दोनों में सेम फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ये गिवन था आपको क्वेश्चन में, ये ऐसे फ्लो कर रहा है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है, सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, गिवन है क्वेश्चन में। तो वैल्यू आएगी v1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर पावर 3/2। और अगर मैं बात करूं सेकंड कॉइल की, तो सब कुछ तो सेम है, वहां पे करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो B2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, B1 के इक्वल ही आ जाएगा ना, क्योंकि इस केस में वैल्यू सेम है। डिफरेंट होती तो हम फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं, है ना। अब O पॉइंट पे नेट निकालनी है, तो नेट के लिए आपको पहले दोनों की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकाल देना। अब डायरेक्शन के लिए अगेन यू हैव राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो पीछे से आगे आ रहा है ना, पीछे से आगे आ रहा है। तो पीछे से आगे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब जो है उस तरफ है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लाइन के इस तरफ। और वही बात करें वैसे सेकंड कॉइल की, तो सेकंड में करंट देखो ऐसे जा रहा है इस तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ओ पे डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी B2। और दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90। तो रिजल्टेंट जो निकालना है आपने उस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, वही सेम B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्या बन जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब B1 B2 अगेन सेम है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स B1 का स्क्वायर रूट 2 B1 रूट 2 ऐसे ही B1 की जगह बस ये वाली वैल्यू फिल कर देना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्वेश्चन तो वही है सेम, बस फॉर्मूला उसमें सेंटर का लगा था, इसमें एक्सियल का लगा। और रही बात अब डायरेक्शन बताने की नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो आपको पता है यहां पे होगी बी नेट, ये बना बीटा एंगल। क्योंकि इस केस में तो आपका B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम था, तो यहां तो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी कि बीटा कितना है 45, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड सेम होगा दो वेक्टर्स का तो उनका रिजल्टेंट बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है। पर अगर सपोज करो आपकी वैल्यूज जो है वो अलग होती, कुछ B1 की वैल्यू कुछ और, B2 की वैल्यू कुछ और, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि tan बीटा निकाल दो, कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर B2 बन जाएगा और बेस क्या बन जाएगा B1, इस फॉर्मूले से बीटा निकल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस डट के करना, क्योंकि इनके चांसेस बहुत होते हैं एग्जाम में आने के लिए, ठीक है, चाहे वो फिर बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो फिर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।